हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य के अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से रहने वाली है? सियासी गलियारों में क्या तमाम बड़ी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की बात करें जो आज दिन भर रहने वाली है, वो इस तरीके से है कि जिस तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने मिल के जो अभियान छेड़ा है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, इस हवाले से जो कल ही एक जो इनकाउंटर पेश आया वो साउथ कश्मीर के बिजबिहारा से आया हुआ है। वहाँ पे जो रिसेंटली जो 13 नवंबर को जो नॉन लेबर थे अनंतनाग में जो काम कर रहे थे, उन पे जो हमला किया गया था और उनको ज़ख्मी कर दिया गया था। बाद में जो है एक जो मज़दूर की मृत्यु भी हुई थी। उसी हवाले से और उसी केस के सिलसिले में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को जो है जिंदा पकड़ लिया था और उसके तहवील में एक पिस्टल और जो इस हादसे में, इस इनकाउंटर के दौरान, इस फायरिंग में जिस दिन ये जो 13 नवंबर की रात में जो मजदूर जख्मी हुए थे, जी। उसमें जो एक गाड़ी और कुछ पिस्टल भी उसके हाथों जो बरामद किया गया था। लगातार उसके जो है इंट्रोगेशन जारी था और उस इंट्रोगेशन के दौरान, उस तहकीकात के दौरान ये सामने आया कि उसने इंकशाफ किया कि बिजबिहारा के चक इलाके में जो मिलिटेंट्स की एक हाइड आउट है और वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। बाद में इसी आसार पे जो है लगातार उन्होंने इस इलाके का घेराव किया। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, चक बिजबिहारा इलाके में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस ने कल जो है वहां पे सर्च अभियान शुरू कर दिया। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो जहां पे ये जो हाइट थी वहां पे पहुंच गए और जो मिलिटेंट्स है उन्होंने उनके ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की और इस फायरिंग के दौरान जो क्रॉस फायरिंग के दौरान जो पकड़ा गया था, जो मिलिटेंट जिसने इस चीज की निशानदेही की थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट है, वो भी इसमें मारा गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर थी। और अभी सिक्योरिटी फोर्स का मानना है कि इस हवाले से और इस केस के हवाले से बहुत कुछ सामने आएगा। और दूसरी खबर की अगर आप बात करें पुंछ राजौरी के हवाले से, पुंछ राजौरी में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो दावा किया है कि वहां पे उन्होंने भारी मात्रा में गोला बरामद जारी किया है। सामान भी उसके साथ बरामद किया गया है। बिल्कुल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम जो है जो मुआसरा किया है गांव का, तो वहां पे एक घर में जो एक पिस्टल और कुछ ग्रेनेड वहां से जब्त किया गया। जी, और आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है अजहर? मौसम को लेकर के कोई जानकारी? चलिए अजहर, आप बने रहिए हमारे साथ। ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से रहने वाली है और सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें कानून व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से टारगेट किलिंग एक तरह से यहाँ पर शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ स्थित जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ के एमए थर्ड का जो स्टूडेंट हर्षवीर सिंह है, हर्षवीर सिंह बाजवा, उसे स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। आज मोहाली कोर्ट में उसे दोबारा से पेश किया जाएगा और उसके लिंक जो है पाकिस्तान के आईएसआई आतंकी एजेंसी से सामने आए हैं और टेरर फंडिंग के मामले में उसकी गिरफ्तारी स्टेट ऑपरेशन जो स्पेशल सेल है उसकी तरफ से किया गया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि पूछताछ में कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिनके लिंक सीधे तौर पर जो आतंकी विदेशों में रहते हैं उनसे सामने आए हैं। हर्षवीर सिंह बाजवा नामक जिस युवक को गिरफ्तार किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए थर्ड का स्टूडेंट है और ऐसे में अभी तक ये पता चल पाया है कि कई आतंकियों की तरफ से उसके अकाउंट में पैसे भेजे जाते थे ताकि जो गोला बारूद है या कोई यहाँ पर किलिंग की जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा था बेअदबी के मामले में 2 हफ्ते पहले ही डेरा प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये सामने आया है कि कोटकपूरा में जिस तरीके से डेरा प्रेमी की हत्या हुई है और जिन्होंने उस हत्या को अंजाम दिया था उसमें से एक शूटर के खाते में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हर्षवीर को गिरफ्तार किया है उसकी तरफ से मनी ट्रांसफर किए गए हैं। तो ऐसे में और भी नामों के यहाँ पर खुलासे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब स्टूडेंट्स की संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है टेरर
फंडिंग मामले में तो बड़ा ही संवेदनशील और गंभीर मामला ये बनता है। और देखना ये भी होगा कि मोहाली कोर्ट में जब पेशी की जाएगी तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से कितने दिन का रिमांड यहाँ पर मंजूर किया जाता है, क्योंकि पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें उनकी तरफ से ज़्यादा यहाँ पर रिमांड मांगने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा देखिए हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान में काफ़ी सालों से मौजूद था और वहाँ से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था, और पंजाब में जिस तरीके से कई वारदात को उसने अंजाम दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा की ड्रग्स ओवरडोज के चलते मौत हो गई। लेकिन अब बीते कल ही हरविंदर सिंह रिंदा की तरफ से अपने सोशल अकाउंट में ये कहा गया कि मीडिया में जितनी भी खबरें उसके स्वास्थ्य को लेकर चल रही है या उसकी मौत को लेकर चल रही है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल जिंदा है। इस तरीके की बातें उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कही है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें पाकिस्तान की एजेंसी या फिर भारत की किसी भी एजेंसी की बात करें तो उनकी तरफ से इस की पुष्टि नहीं की गई है कि जो आतंकी है हरविंदर सिंह रिंदा जो कई वारदात को अंजाम दे चुका है, खासकर पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं उसने की है, क्या वो जिंदा है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा की ड्रग्स ओवरडोज के चलते मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि उसकी जो मौत हुई है वो दुर्घटना में हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ रहता है। और इसके अलावा आयुषी देखिए राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा आमने सामने हो चुके हैं। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा के लिए अलग विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन अलॉट की जाएगी, तो ऐसे में हरियाणा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और मांग की है कि जल्द से जल्द जमीन दी जाए हरियाणा को, ताकि हरियाणा विधानसभा का काम जो है सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। और यहाँ पर देखिए पंजाब और हरियाणा की बात करें तो संयुक्त रूप से हाई कोर्ट भी संयुक्त रूप से यहाँ पर है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। इसके अलावा सचिवालय की अगर बात करें वो भी संयुक्त रूप से एक ही बिल्डिंग में है और विधानसभा भी संयुक्त रूप से बिल्डिंग में है। लेकिन पंजाब की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है, खासकर कांग्रेस की तरफ से, कि हरियाणा को अलग से चंडीगढ़ में जमीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ में अगर अधिकार किसी का है तो वो पूर्ण रूप से पंजाब का है। लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए वोटरों को बुलाने की कोशिश भी करेगी। तो देखना होगा कि क्या जमीन उन्हें अलॉट की जाती है या नहीं, क्योंकि हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र भी इस संबंध में लिखा गया है कि जल्द से जल्द जमीन अलॉट किया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से विरोध इसका शुरू हो चुका है, क्या जमीन दी भी जाती है या नहीं, और 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले क्या निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू भी हो पाता है या नहीं। और इसके अलावा देखिए जिस तरीके से 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, जिस तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन शुरू किया था, लेकिन जब कृषि कानून वापस लिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईशा बने रहिए, सभी रिपोर्टर्स बने रहिए, रुक करेंगे आप सभी का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए झारखंड का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ सुबोध गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है झारखंड से, विस्तार से बताएं। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड में 34वां महीना पूरा होने जा रहा है। यह 3 वर्ष की सरकार के सिर्फ 2 महीने बच रहे हैं, लेकिन झारखंड में गिरती विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर आज झारखंड की जो भाजपा पार्टी है लगातार उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा कार्यालय हरमू से जुलूस निकाली जाएगी, जो उपायुक्त रांची के कार्यालय होते हुए मुख्यमंत्री आवास से गुजरेगा और राजभवन पर प्रदर्शन मार्च करेंगे, जिसका नेतृत्व तो प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश करेंगे। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार की झारखंड में 34 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इन 34 महीनों में सिर्फ मर्डर, हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राज्य का विकास किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने झोली भरने की काम की जा रही है। इसका विरोध राज्यसभा सांसद और पूरे भाजपा पार्टी कर रही है, जिसका विरोध मार्च पास्ट आज 10:30
वजह से निकाली जा रही है, जो भाजपा के हरमो रांची स्थित कार्यालय से किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड के जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा है, इसका प्रश्न पत्र प्रारूप, मॉडल प्रारूप जारी किया जा रहा है। 15 जनवरी को मॉडल प्रारूप जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर फरवरी महीने से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे झारखंड में आयोजित की जाएगी। मैं जी। बता दूं कि इस परीक्षा पूरे झारखंड में आयोजित की जा रही है। लगभग इस बार 6 लाख से अधिक स्टूडेंट मैट्रिक में भाग लेंगे और इंटर में 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा देंगे। जी। इसके अलावे मैं बता दूं कि कांग्रेस से गुजरात चुनाव के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को कांग्रेस के प्रचार के लिए गुजरात भेजा जाएगा, जिन्हें सीधा नियुक्त केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है उन्होंने किया है और उन्हें गुजरात में आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए भेजा जा रहा है। उन्हें पूरी तरह से गुजरात में जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति के लोग हैं, उन्हें संबोधित करेंगे बंधु तिर्की और एक सूत्र में बांधने का कोशिश करेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी गुजरात में मजबूत हो और आदिवासियों का जो संपूर्ण समर्थन है वह कांग्रेस पार्टी के हित में जाए। इसके अलावे जो झारखंड के कुर्मी और महतो समाज है, उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर 12 दिसंबर को संसद भवन घेरने की योजना बनाई गई है, जिसमें कुर्मी और कुर्मी महतो समाज के अन्य गणमान्य लोग पूरे झारखंड से जाएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद 12 दिसंबर को संसद भवन का घेराव भी करेंगे। जी आयुषी। चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। वहां से संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र का ही रुख करेंगे। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट लखनऊ से रहने वाली है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा रहने वाला है। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 3 दिवसीय गुजरात दौरा, आज आखिरी दिन है। वहां पर वो 3 जनसभा संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचने वाले हैं। गुजरात के रण में पूरी बीजेपी तो जुटी हुई है। फिलहाल क्या जानकारी लखनऊ से, अपडेट क्या? आयुषी, मैं बता दूं कि गुजरात आज चूंकि अब गुजरात का नंबर है उपचुनाव को लेकर, जिसमें कि प्रधानमंत्री जैसे बताया जा चुका है और अमित शाह भी दौरे पर रहेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी दौरे पर रहेंगे। वही बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के गुजरात में 3 जनसभाएं लगेंगी, जो कि एक 2 बजे करीब सनखेड़ा के विधानसभा है, यहाँ मुख्यमंत्री अब चुनावी जनसभा का संबोधन करेंगे। इसके बाद वो सीधे 4:15 पर एक महमदाबाद एक विधानसभा है, जहाँ पर चुनावी जनसभा का संबोधित करेंगे। उसके बाद ठीक 7 बजे शाम को एक है पोरबंदर विधानसभा, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। ये 3 जनसभा संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का वापसी लखनऊ का आगमन भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि उनका रामपुर में आज दौरा उनका लगा हुआ है। रामपुर में वो एक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे और साथ ही रामपुर के जितने भी बूथ अध्यक्ष बनाए गए थे उन सभी बूथ अध्यक्षों को एक मीटिंग भी ली जाएगी और मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद अगर लोक निर्माण मंत्री जयेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो अमरोहा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमरोहा में देवेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, रुक करेंगे आपका।